हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये सभी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है और सभी PYQ है, यानी CSBC के द्वारा जो भी पिछले कुछ ईयर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछा गया है वे सभी क्वेश्चन को हम एक जगह जो है कलेक्ट करके और आपको कम समय में रिविजन करवाने का प्रयास करेंगे। और इसमें कुछ हम अपने तरफ से एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर दिए, तो वे एक्स्ट्रा फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। खैर चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं ना जहाँ पे सरकारी और निजी दोनों कंपनियों का स्वामित्व होता है, सरकार का भी होता है और निजी हाथों में भी कुछ होता है। तो वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, कुछ ऐसे होता है जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो स्वामित्व होता है वो ज्यादातर सरकार का होता है। और एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि जितना भी स्वामित्व होता है ना सब किसी निजी हाथों में होता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो जॉन मिर्ना डंकिस है। ठीक है, जॉन मिर्ना डंकिस जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक है। और इनका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है बंद अर्थव्यवस्था से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन ऐसा आया था। तो बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है ना जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। जब निर्यात और आयात दोनों बंद होना है तो ऐसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था में GDP और GNP दोनों बराबर हो जाता है लगभग। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर कैसी बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। तो भारत में ज्यादातर जो है ना वो संरचनात्मक जो है बेरोजगारी देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या ज्यादातर बनता है, कृषि में मुख्यतः किस तरीके की बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसी अदृश्य बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में ज्यादातर कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है, अदृश्य, या फिर इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक खेत है उसमें 4 लोग का जरूरत है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 7 से 8 लोग लगे रहते हैं, क्या कि फैमिली मेंबर थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो जो 4 से 5 लोग एक्स्ट्रा उसमें लगे हुए हैं वही जो है अब प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसा बेरोजगारी होता है ना जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, तो वैसे बेरोजगारी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादातर कृषि हो गया या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। और एक शैक्षणिक बेरोजगारी होता है। तो शैक्षणिक बेरोजगारी में क्या होता है कि लोगों के पास शिक्षा तो होती है लेकिन उनको जो है शिक्षा की तरह रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं शैक्षणिक बेरोजगारी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। तो देखिए, भारत में जो गरीबी रेखा है इसका निर्धारण जो है नीति आयोग करता है। नीति आयोग, वही नीति आयोग जिनको कि योजना आयोग के जगह पे बनाया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये एक तरीके का गैर संवैधानिक जो है बॉडी है। ठीक है, गैर संवैधानिक आयोग है और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहेड़ी। और एक है CEO से भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है, तो निधि छावर है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, नीति आयोग करता है। अब एक है कि एक 20 सूत्री कार्यक्रम से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय में आया था 1975 में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय आया था 1975 में। और ये जो है ना 5 ईयर प्लान के समय में ही आया था। उन्हें 5 ईयर प्लान के तहत ही 20 सूत्री कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था, 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, देखिए ये 5 वर्षीय योजना जो है ना वो 5 वर्षीय 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 78 तक चला था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है, कौन देश के संविधान से लिया गया है, तो USSR, यानी कि वर्तमान में जो सोवियत संघ, वर्तमान में जो रूस है ना उसी को पहले USSR बोला जाता था। तो वहीं से 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है लिया गया है। और गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो इसी योजना के समय में दिया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जो मानव विकास सूचकांक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका इसका स्थापना 1963 में हुआ था और इसका वर्तमान में मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करता है और इसका स्थापना 1963 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। देखिए आरबीआई का क्वेश्चन जो है ना, आरबीआई से जुड़ा हुआ हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, हर बार। एक भी बार ऐसा नहीं है कि सीएसबीसी एग्जाम कंडक्ट करवाए और आरबीआई से क्वेश्चन आए। देखिए आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था, 1934 के अधिनियम के तहत। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जो है आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसके लिए एक कमेटी बना था जिसका नाम था यंग हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन कमीशन के तहत ही इसका जो है स्थापना हुआ था। और एक फैक्ट याद रखिएगा ना कि इसका जो है इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है इसका संरक्षक भी आरबीआई ही होता है। भारत में जो भी विदेशी मुद्रा भंडार होता है इसका संरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई होता है। और मौद्रिक नीति बनाने का भी काम किसका होता है? तो आरबीआई का होता है। देखिए एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए राष्ट्रीय आय इंग्लिश में इसको कहते हैं नेशनल इनकम। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है ना इसकी गणना एनएसओ करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। तो एनएसओ जो है ना वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। पहले राष्ट्रीय आय का गणना सीएसओ करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता था, लेकिन बाद में लगभग 2019 के आसपास एक है एनएसएसओ संगठन, ठीक है, एनएसएसओ, और एक है सीएसओ, इसको दोनों को मिला करके अब वर्तमान में एनएसओ बना दिया गया है। और यही एनएसओ जो है ना वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर के जो है एनएसओ कब बनाया गया था? 2019 में। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जनगणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी किया था। 1867-68 के आसपास किए थे। और इनका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हीं का पुस्तक है। और यही पुस्तक में जो भारत के जो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो भारत के लोगों का है वो 20 रुपया है, इसी बुक पुस्तक में बताए थे, ठीक है। तो इसके अलावा याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो पब्लिशर है वो दादा भाई नौरोजी को माना गया है। और धन निष्कासन का सिद्धांत भी यही दिए थे इस पुस्तक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। याद हो गया होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो एनएसओ करता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे, ठीक है। ये जो किए थे ना ये मतलब एक वैज्ञानिक तरीका से नहीं किए थे, रैंडमली किए थे। आप कमेंट करके बताइए कि वैज्ञानिक तरीका से कौन किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और इसीलिए 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, इसीलिए 1 जुलाई को जो है ना वो जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जीएसटी जो है ना वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था। और सबसे पहले बार जीएसटी भारत का कौन सा राज्य लाया था जीएसटी बिल? तो असम जो है भारत में पहली बार जीएसटी बिल लाया था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो ब्लू क्रांति है वो ब्लू क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू क्रांति को हिंदी में नीला क्रांति भी कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन है हिंदी में नीला क्रांति। तो ये जो नीला क्रांति है इसका संबंध कौन सी से है? तो मत्स्य क्षेत्र से, यानी मछली पालन जो क्षेत्र होता है ना उससे संबंधित है। तो ब्लू क्रांति का संबंध है मत्स्य क्षेत्र से। कभी कभी इसका जनक पूछ लिया जाता है, जनक तो बहुत कम बार पूछा गया लेकिन फिर भी याद रखिएगा अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी जो है ब्लू क्रांति के जनक है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि हरी क्रांति, इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो कृषि से क्षेत्र संबंधित था और इसमें चावल और गेहूं के जो प्रोडक्शन है वो पूरा तरीका से बढ़ गया था और शुरू हुआ था पंजाब में। और इस हरी क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक जो है भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है।
और विश्व में डॉक्टर बार्लोग को माना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। हरी क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। किससे संबंधित है? कृषि से। श्वेत क्रांति, तो देखिए श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और ये जो श्वेत क्रांति है वो जनरली दूध उत्पादन से संबंधित है, इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और सैम पित्रोदा इसके जनक माने जाते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। इसके अलावा रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। इसके अलावा स्वर्ण फाइबर का संबंध जूट से है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? जो भारत का अर्थव्यवस्था है इसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था का योगदान है वो सेवा क्षेत्र, इसी को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान जो है सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर का है। लगभग 54.8% है, 53% से ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए। अप्रोक्स में मान लीजिए कि 53 से ज्यादा है। ठीक, देखिए 3 सेक्टर होता है भारत के अर्थव्यवस्था में। 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, तीसरा तृतीय क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कृषि हो, जो देखिए प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं जहां से हमको कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया, मत्स्य हो गया, वानिकी हो गया। तो ये सब प्राथमिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। और द्वितीय में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मतलब कि सिंपल सा जो रॉ मटेरियल आता है उसको मॉडिफाई किया जाता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको कहते हैं, या इससे इंडस्ट्री वगैरह जुड़ा हुआ, जैसे बिजली हो गया, गैस हो गया, भवन हो गया, सड़क निर्माण हो गया। तो ये सब द्वितीय क्षेत्र का है। भारत के जीडीपी में लगभग 26.8% इसका योगदान है। इसके अलावा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यटन हो गया, संचार यानी कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सब जो है तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। तो ये फैक्ट याद रखेगा। इसके अलावा भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल कहाँ से लिया गया था? तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। एक क्वेश्चन हम करवा दिए। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज वक्र, इसी को इंग्लिश में लॉरेंज कर्व कहते हैं। लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र अर्थव्यवस्था में क्या दर्शाता है? तो देखिए ये जो लॉरेंज वक्र है ना वो आय का वितरण और आर्थिक असमानता को दर्शाता है। याद रखिएगा कि लॉरेंज वक्र अर्थव्यवस्था में किसको दर्शाता है? तो आय का वितरण और आर्थिक असमानता को दर्शाता है। ठीक है, ये देखिए जनरली जो लॉरेंज वक्र जो एक है गिनी गुणांक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गिनी कोएफिशिएंट इसी को इंग्लिश में कहते हैं। तो लॉरेंज वक्र के आधार पर ही इसको निकाला जाता है। लॉरेंज वक्र के आधार पर ही गिनी गुणांक को काउंट किया जाता है, और ये जनरली असमानता को मापता है। ठीक है, गिनी गुणांक किसको मापता है? तो असमानता का। और ये 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू होता है। अगर 0 है तो मतलब पूर्ण समानता है, और अगर 1 है तो पूर्ण असमानता है। इसके अलावा कभी कभी औकुन का नियम से भी क्वेश्चन पूछता है। तो यह बेरोजगारी और जीडीपी के बीच के नुकसान के संबंध को बताता है। औकुन का नियम किसको बताता है? तो बेरोजगारी और जीडीपी के बीच के नुकसान के संबंध को बताता है। फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम तुरंत सेकंड पार्ट भी इसका अपलोड करने वाले हैं।